Good morning, dear students. I hope you all are well at your home. As you all know, yesterday we have started our new chapter number 10, Law and Social Justice. In this chapter, we have understand some important terms about this chapter, and today we will start this video with some important questions of this chapter. So let's start. Our first question is, what are the advantages to foreign companies in setting up production in India? हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था कल, और उसमें हमने देखा कि अमेरिका की एक कंपनी जो कि इंडिया के मध्य प्रदेश के भोपाल में इस्टेब्लिश हुई. ठीक है, तो ऐसा क्या रीज़न रहे होते हैं जिनके कारण ये फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में या फिर किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपनी कंपनीज को इस्टेब्लिश करते हैं. आई मीन टू से, अमेरिका में ही क्यों नहीं इस्टेब्लिश किया गया इस कंपनी को, इंडिया में ही क्यों इस्टेब्लिश किया गया? क्या एडवांटेजेस रहते हैं इन फॉरेन कंपनीज को, क्या फायदा रहता है? सो इसका आंसर है, the main reason of the coming of foreign companies to India is the availability of cheap labor. देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारे इंडिया में इन कंपनीज को चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है, यानी कि उनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं. If these companies work in America or in any other developed countries, there they will have to pay more payment to the workers. There is comparison to Indian workers. अगर ये जो कंपनीज हैं अमेरिका या किसी भी अदर डेवलप कंट्रीज के अंदर इस्टेब्लिश की जाती हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी होगी एज कंपैरिजन टू इंडियन वर्कर्स. हमारे इंडियन वर्कर के कंपैरिजन में उनको वहाँ पर किसी भी डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा पे करना होगा. ठीक है, These companies cannot only get their work done in less cost. Less cost मतलब कम लागत पर ये लोग अपना काम नहीं करवा सकते हैं, but they can get work for hours here. लेकिन यहाँ पर ये जो है काफी घंटों तक उनसे काम भी ले सकते हैं मजदूरों से. There is no need also to spend more money on housing facilities और एनी अदर थिंग्स एटसेट्रा. तो उनको और कोई भी नीड नहीं है. जैसे कि अगर हम अमेरिका या किसी भी अदर डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ के वर्कर्स जो हैं अपने राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. उनको मतलब कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ती हैं, उनको हेल्थ के रिगार्डिंग भी पे करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अभी इतने ज़्यादा डिसाइडेड नहीं है एज कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, तो उनका ये पैसा भी बच जाता है कि उनको हाउसिंग फैसिलिटी नहीं देनी पड़ती है जो यहाँ के मजदूर होते हैं. सो दिस कंपनीज कैन अर्न मोर प्रॉफिट ऑन लो कॉस्ट. इसलिए ये जो कंपनीज होती हैं लो कॉस्ट पर, लो मतलब कम, कॉस्ट मतलब लागत, कम लागत पर मोर प्रॉफिट मतलब ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं. दैट्स वाई यही एडवांटेजेस होती हैं फॉरेन कंपनीज को कि ये सेटिंग करती हैं अपने प्रोडक्शन की इन इंडिया या फिर इंडिया जैसे किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन था कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं किस लिए अपने प्रोडक्शन के लिए इंडिया में या किसी भी अदर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश क्यों करती हैं. तो हमारा आंसर यही है, क्योंकि उनको यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होता है. ज्यादा प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि एक तो उनको चीप लेबर मिल जाता है. चीप लेबर मतलब सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, और भी अदर जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज, हेल्थ के रिगार्डिंग जो उनका पैसा है जो मजदूरों को दिया जाना चाहिए वो यहाँ पर बच जाता है. दैट्स वाई ये जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनको ये एडवांटेजेस मिलते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल जाता है. इसलिए ये अपनी कंपनीज को इंडिया जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस्टेब्लिश करती हैं. नाउ नेक्स्ट, डू यू थिंक the victim of Bhopal gas tragedy
गोट जस्टिस डिस्कस। देखो कल जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। आपको याद भी होगा कि मैंने आपको डेट भी बताई थी कि कब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और इसके अंदर किस नाम से जो वो गैस थी, यानी कि उस गैस का क्या नाम था जो लीक हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज द वर्ल्ड्स वोरेस्ट इंडियन इंडस्ट्रियल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो वर्ल्ड की सबसे बुरी ट्रेजेडी थी। ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना थी, इंडस्ट्रियल गैस ट्रेजेडी थी ये। दिस ट्रेजेडी टुक place at midnight on 2nd December 1984 due to the leakage of poisonous gas methyl isocyanate gas। ये जो ट्रेजेडी हुई थी ये आधी रात को, मिडनाइट मतलब आधी रात को 2 दिसंबर 1984 को हुई। और क्या हुआ था इसके अंदर लीकेज हुआ था एक पॉइजनस गैस का। पॉइजनस क्या होता है? जहरीली गैस लीक हुई थी। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। Okay, more than 8,000 people died within 3 days and hundreds of thousands were badly affected। इसके अंदर नियर अबाउट 8,000 पीपल मारे गए थे और हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स यानी कि हंड्रेड्स के अबाउट जो लोग थे वो बैडली अफेक्ट हुए थे, उन पे बहुत बुरा प्रभाव हुआ था। ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है ये पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। इसको इनहेल करने के कारण काफी लोग मारे गए थे। द मोस्ट ऑफ द पीपल हु केम इन कॉन्टेक्ट विद पॉइजनस गैस बिलोंग्ड टू पुअर क्लास। ज्यादातर लोग जो इस पॉइजनस गैस के इफेक्ट में आए थे वो लोग पुअर क्लास से थे, यानी कि बहुत ही गरीब तबके से बिलोंग करते थे। नियरली 50,000 out of these are today too sick to work। नियरली 50,000 यानी कि 50,000 के करीब लोग आज भी मतलब इससे ग्रसित हैं। उस कंपनी का नाम क्या था जहां पर ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी? ये अमेरिका की कंपनी थी और इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बिड। ठीक है, यूनियन कार्बिड कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी थी और भोपाल में स्टेब्लिश थी। भोपाल कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। डिक्लेयर्ड इट मेयर एक्सीडेंट। उसने इसको ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये तो एक एक्सीडेंट है, यानी कि हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एंड डिड नॉट एडमिट इट्स फॉल्ट, और उन्होंने इसे अपनी गलती नहीं माना। इन एंश्योरिंग लीगल बैटल, फिर कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। द गवर्नमेंट फिल्ड अ सिविल केस अगेंस्ट यूनियन कार्बिड रिप्रेजेंटिंग द विक्टिम्स। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है एक सिविल केस करती है यूनियन कार्बिड कंपनी के अगेंस्ट। द अलाइव पीपल द गवर्नमेंट डिमांडेड 3 बिलियन एज कंपनसेशन। कंपनसेशन होता है किसी चीज की भरपाई करना, ठीक है, जो यानी कि उन्होंने क्षति पूर्ति की है, जो उन्होंने नुकसान किया है उसके लिए भरपाई करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। गवर्नमेंट डिमांडेड 3 बिलियन एज कंपनसेशन बट एक्सेप्टेड ओनली 470 मिलियन इन 1989। जो हमारी गवर्नमेंट है कंपनसेशन के रूप में उन्होंने इस जो ये कंपनी थी यूनियन कार्बिड, इससे 3 बिलियन डिमांड किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 470 मिलियन ही उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। द अलाइव पीपल हु केम सेफली आउट ऑफ दिस ट्रेजेडी, जो लोग इस ट्रेजेडी में जिंदा बच गए थे, फिल्ड एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं एक अपील लेकर अगेंस्ट दिस डिसीजन, इस डिसीजन के अगेंस्ट। बट द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट मेक एनी चेंज इन द डिसीजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कोई भी चेंज नहीं किया। सो देयर द विक्टिम्स ऑफ गैस ट्रेजेडी डिड नॉट गेट जस्टिस बिकॉज कंपनसेशन वाज नॉट गिवन। तो इसलिए लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो विक्टिम्स थे यानी कि जिन्होंने इस नुकसान को सहा था वो उन्हें जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उन्हें कोई भी कंपनसेशन नहीं दी गई इतना नुकसान होने के बाद भी।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में, ठीक है। वहां पर एक कंपनी थी यूनियन कार्बिड। आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि इस कंपनी का क्या नाम था। यू हैव टू लर्न दिस नेम ऑल्सो। द नेम ऑफ द कंपनी वॉज यूनियन कार्बिड कंपनी, और ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि भोपाल में स्टेब्लिश हुई। और यहां से एक गैस, उस गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि उस गैस का नाम बताओ जो इसके अंदर लीक हुई थी। तो उसका क्या नाम था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ओके, और ये कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को। ये डेट भी आपको लर्न करनी है। ओके, नेक्स्ट है, इसके अंदर काफी जो पुअर क्लास के लोग थे, गरीब जो लोग थे, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे और उनको कंपनसेशन भी नहीं मिला। यानी कि उनका इतना नुकसान हुआ था, जान का भी और माल का भी। उनको कोई भी इसके बदले कुछ भी मतलब नहीं दिया गया, कंपनसेशन उनको नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी जस्टिस नहीं हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लर्न दिस वेरी केयरफुली। नाउ नेक्स्ट इज टॉक टू वर्कर्स to find out if they are receiving the minimum wages laid down by law। हमें 2 वर्कर्स के बारे में बताना है जिनको मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखो, हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था, हमने ये देखा था कि हमारे चैप्टर का नाम देखो क्या है, लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जस्टिस रहे, न्याय रहे। ठीक है, तो एक लॉ बनाया गया ताकि जो पुअर लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। इसलिए एक लॉ लाया गया बाय द गवर्नमेंट और उस लॉ का नेम था मिनिमम वेजेस लॉ। ठीक है, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि अगर आप किसी वर्कर से काम करवा रहे हो तो एटलीस्ट उसको मिनिमम वेज जो कि लॉ ने डिसाइड किया है, कानून या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वो आपको उसको पे करना ही होगा। तो हमें कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। तो आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है। प्रैक्टिकली आप भी इसको कर सकते हो। आपके पड़ोस के अंदर, आपके नेबरहुड के अंदर अगर कोई वर्कर है तो आप उससे पूछ सकते हो कि उनको डेली वेजेस कितना मिलता है, और आप देखो कि क्या मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल गिवन है वो हम देख लेते हैं एक बार। आई टॉक्ड टू 2 वर्कर्स नेम्ड मुंशीराम एंड तोताराम अबाउट देयर वेजेस। वो कह रहे हैं कि हमने 2 वर्कर्स से बात की, एक का नाम था मुंशीराम एंड सेकंड वन वाज तोताराम, अबाउट देयर वेजेस, उनकी वेजेस को लेकर, उनकी मजदूरी को लेकर। हु वर वर्किंग अंडर द नरेगा स्कीम इन ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज, जो कि गांव की ही नरेगा स्कीम के अंदर काम कर रहे थे। अब आप सोचोगे कि ये नरेगा क्या है। देखो, नरेगा इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी जाएगी बाद में। ये एक गवर्नमेंट द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है इस स्कीम को। इसके अंदर जो भी अनएम्प्लॉय हैं गांव के, उनको काम दिया जाएगा और उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो नरेगा जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई, और जो मुंशीराम और तोताराम थे वो इस नरेगा के अंदर वर्क कर रहे थे। ओके, they told that they are being paid determined minimum wages। और उन्होंने ये बताया कि जो भी डिटरमाइंड है, जो निश्चित किया गया है, उनको वो मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं। और वो मिनिमम वेज कितनी डिसाइडेड है, 141 रुपीज डेली। इज नॉट गिवन टू देम इन कैश, रादर इट इज डिपॉजिटेड इन देयर अकाउंट। और ये उनको कैश नहीं मिलता है, ये उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर। हमारे चैप्टर था लॉ एंड सोशल जस्टिस। लिसन स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताए गए हैं, आपको इस वीडियो को फर्स्ट नहीं 2 टाइम आपको इसे सुनना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वायरी है तो नेक्स्ट डे आपका लाइव लेक्चर होगा, और इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क टू मी। ओके,
एंड नाउ टेक केयर, गुड बाय। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। गुड बाय।